हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 11 और 12 मार्च की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 कब पारित किया गया है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट विधेयक हो जाता है जिसके बारे में हमको सारी चीज जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान है और ये विधानसभा में कब पारित हुआ है। और अभी हालांकि आनंदीबेन पटेल ने इसके ऊपर, मतलब जो हमारे राज्यपाल हैं, उन्होंने अभी इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन बहुत जल्द हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है हमारा कि ये जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 है, इसको विधानसभा में पारित किया गया है 8 मार्च 2021 को, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। पॉइंट क्लियर है? तो इसका सही आंसर है 8 मार्च 2021 को। तो 8 मार्च 2021 को हमारा जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक है, इसको पारित कर दिया गया है विधानसभा में। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। अब बात करेंगे इस विधेयक के बारे में। तो देखिए, पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो यही कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो है उसको पारित कर दिया गया है। फिर अब इस विधेयक में विधानसभा से पारित होने के बाद होगा क्या कि विधानसभा से पारित होने के बाद में आपका जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, वो इसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे और ये कानून बन जाएगा। और जैसे ही वो हस्ताक्षर कर देंगी तो क्या होगा कि जो 9 जनवरी को एक अध्यादेश जारी किया गया था, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020, वो निरस्त हो जाएगा और उसकी जगह पर अब ये जो विधेयक है धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021, ये लागू हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ये याद रखना है, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 जो है वो, जो कि 9 जनवरी को लागू किया गया था, अगर मतलब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हस्ताक्षर के बाद में ये निरस्त हो जाएगा और आपका ये वाला जो विधेयक है ये कानून बन जाएगा राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद में। पॉइंट क्लियर है? अब इस विधेयक में जो विभिन्न प्रावधान हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान मैंने यहाँ पर लिए हैं। प्रावधान तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रावधान है इसमें कि प्रलोभन। देखिए, आप ध्यान देते चलिए यहाँ पर क्या क्या है आपका। एक तो प्रलोभन, धमकी, कपट, षड्यंत्र या धर्म छिपाकर अगर कोई विवाह करता है तो उस विवाह को शून्य माना जाएगा। पहला प्रावधान क्लियर है? कोई प्रलोभन देता है, जैसे होता है ना कि वो धर्मांतरण कराने के लिए बोलते हैं कि हम प्रॉपर्टी दे देंगे, या फिर धमकाकर, डरा धमकाकर, या कपट से, ठीक है, या फिर षड्यंत्र के तरीके से, या फिर कोई अपना धर्म छिपाकर और आपसे धर्म परिवर्तन करवा रहा है या शादी करने के लिए बोल रहा है। मतलब कई बार होता है कि कोई इंसान किसी दूसरे धर्म का है लेकिन वो आपसे शादी करने के लिए अपना ओरिजिनल धर्म छिपा लेता है। तो उस तरीके से अगर कोई शादी हो रही है तो उस शादी को निरस्त माना जाएगा, ठीक है, शून्य माना जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है आपको? दूसरा प्रावधान की बात करें तो कानून के प्रावधानों के विरुद्ध अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, मतलब कि जो कानून में मेंशन, देखिए आप धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन कुछ विशिष्ट कंडीशन है जिसके तहत ही आप अगर धर्म परिवर्तन कराते हैं तो वो मान्य माना जाता है। तो अगर कानून के प्रावधानों के विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो उसके लिए कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल का कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रावधान की बात करें तो कानून के प्रावधान के खिलाफ अगर महिला, नाबालिग, 18 साल से कम उम्र की लड़की और SC ST के धर्म परिवर्तन किए जाने पर कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान और 5,000 रुपए का जुर्माना रखा गया है। ठीक है, देखिए अगर प्रावधान के विरुद्ध धर्म परिवर्तन हो रहा है तो 1 साल और 5 साल, लेकिन अगर महिला के खिलाफ या नाबालिग के खिलाफ या SC ST के खिलाफ अगर ये धर्म परिवर्तन वाला काम हो रहा है तो इसके लिए 2 साल कम से कम और 10 साल अधिकतम सजा का प्रावधान है और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रावधान है इसमें कि आपका जो
पैतृक या मूल धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात आ गई कि धर्म परिवर्तन तो आपका मान्य है, तो अगर कोई इंसान जो उनका पैतृक धर्म है, ठीक है, अगर उस धर्म में वापसी करता है तो उसको धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी इंसान का पैतृक धर्म जो है, मतलब एंशियंट टाइम में उनके मतलब बाप दादाओं का धर्म जो है वो हिंदू रहा हो, लेकिन किन्हीं कारणवश वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए हों, तो अब अगर वो वापस से हिंदू धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कराते हैं तो उसको धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये इस बात को समझिए, अगर कोई पैतृक मूल धर्म में वापस जाता है तो उसको धर्म परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रावधान है, इस अधिनियम के तहत दर्ज अपराध संज्ञेय, मतलब जो भी अपराध है वो संज्ञेय होंगे और गैर जमानती होंगे, जिनकी सुनवाई कहाँ हो सकती है, सेशन कोर्ट में, या फिर इनके लिए विशेष अदालत लगाई जा सकती है। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या चीज याद रखनी है, एक तो संज्ञेय है और दूसरा गैर जमानती है। ठीक है, अगर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध दर्ज होता है तो वो संज्ञेय है और गैर जमानती है। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट प्रावधान है कि इस प्रावधान के मुताबिक जो आपके सब इंस्पेक्टर हैं उससे नीचे का पुलिसकर्मी जो है, मतलब आपके जो एसआई है, ठीक है ना, कम से कम इस प्रकार के मतलब अपराध के लिए सब इंस्पेक्टर से नीचे का पुलिसकर्मी जो है वो इस मामले की जांच नहीं करेगा। ठीक है ना, तो मतलब एसआई या उससे अपर रैंक का अधिकारी ही होना चाहिए जो इस तरीके के मामलों में इस अधिनियम के अधीन अगर कोई अपराध हो रहा है इस विधेयक के अधीन तो उसकी मामले की जांच वो कर सकता है। तो मिनिमम एसआई होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगले प्रावधान की बात करें तो अगला प्रावधान है, इस प्रावधान के मुताबिक जो है आपका महिला और पैदा हुए बच्चे, मतलब अगर मान लीजिए किसी महिला के खिलाफ यह अपराध होता है और या फिर विवाह कर लिया है तो बच्चे हो गए हैं, तो उनके भरण पोषण की जो अधिकार हैं वो महिला को दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी पीड़ित महिला है धर्म परिवर्तन के कारण जो शादी वगैरह का जो फ्रॉड हो जाता है, तो उस तरीके की कोई पीड़ित महिला है और पैदा हुए बच्चे के भरण पोषण का उसको अधिकार दिया जाएगा। फिर जो पैदा हुआ बच्चा होगा वो अपने पिता की संपत्ति में, ठीक है, वो अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है, वो दावा कर सकता है अपने पिता की संपत्ति में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य नतीजे। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट अधिनियम में प्रावधान की। तो इस अधिनियम के तहत दर्ज मामले में धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं और लोग भी आरोपी के बराबर कार्यवाही के दायरे में आएंगे और ऐसी संस्थाओं का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई सिंगल आदमी धर्म परिवर्तन से रिलेटेड कोई अपराध कर रहा है और साथ ही साथ अगर कोई संस्था है जो इस तरीके का धर्म परिवर्तन करवा रही है तो उस संस्था के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी और उस संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो जो आपका 2021 वाला जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो पारित हुआ है, ये जो है वो आपका मध्य प्रदेश में एक पुराना अधिनियम चला आ रहा है 1968 का, उस अधिनियम को ये अधिनियम जो है वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको माइंड में क्लियर रखना है क्या कि ये 2021 वाला जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम है ये 1968 के मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम को रिप्लेस करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? किसको रिप्लेस कर रहा है? ये 1968 के ईयर याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे। पॉइंट क्लियर यहां तक? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 12 मार्च को मिशन नगरोदय का शुभारंभ कहां किया जाएगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जो नगरोदय मिशन है उसका शुभारंभ किया जाएगा आपका भोपाल में। कहां किया जाएगा? भोपाल में। ठीक है, इसका आंसर याद रखेंगे
नगरोदय मिशन जो है उसका शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? आपका भोपाल शहर में। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से इस मिशन की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, अब बात करें इस इस मिशन नगरोदय से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, इस मिशन के तहत मुख्यमंत्री शिवराज जो हैं वो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगभग 3,300 करोड़ रुपए की राशि का वितरण करेंगे। तो राशि याद रखेंगे आप, मिशन नगरोदय के अंतर्गत कितनी राशि का वितरण किया जाना है? 3,300 करोड़। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसके बाद बात करेंगे नगरोदय मिशन के बारे में, कुछ और क्या क्या होगा इस मिशन में। तो देखिए, आपका एक तो पहला पॉइंट है कि मिशन नगरोदय कार्यक्रम में जो अगले 5 वर्ष के रोड मैप की जानकारी जो है वो नागरिकों को बताई जाएगी। ठीक है, असल में ये मिशन जो है ना वो आपका नगरों के कार्यक्रम, मतलब नगरों में क्या क्या कार्यक्रम होंगे उनके मतलब डेवलपमेंट के लिए, तो उनसे रिलेटेड 5 वर्ष की क्या क्या रोड मैप है उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाना। साथ ही साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को हित लाभ वितरित करना। मैंने अभी बताया 3,300 करोड़ रुपए की राशि। ठीक है, साथ ही प्रदेश भर के निकायों के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जितनी राशि मंजूर की गई है वो राशि का वितरण नगर निकायों को उनके विकास के लिए दिया जाएगा। साथ ही नगर निकायों को सड़क सुधार के लिए भी राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करें तो आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत गरीब को आवास देने के संबंध में प्रभावी कार्य किए जाएंगे। 7,99,000 आवास जो हैं वो अभी तक स्वीकृत किए गए हैं और 2,78,000 आवास जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, बहुत ज्यादा आप डेटा के ऊपर मत जाइए, आप ये बस याद रखिए कि इस मिशन नगरोदय के अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटीज हैं। साथ में देखिए, इसमें 1,63,000 से अधिक परिवारों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि लगभग 1,600 करोड़ के वितरण की शुरुआत की जाएगी। वही जो हितग्राही हैं उनको राशि वितरण की जाएगी। फिर देखिए, स्वनिधि योजना के अंतर्गत 3,26,000 हितग्राहियों को व्यवसाय के लिए स्वीकृत किया गया है ऋण, जो मतलब रेहड़ी वाले होते हैं जिनको बैंक से वो जो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि बिना वो डॉक्यूमेंट्स के और बिना ब्याज तो लगता है लेकिन बिना डॉक्यूमेंट्स वगैरह के उनको जो इजी लोन दिए जाने का प्रावधान किया गया है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। साथ ही 2,90,00,000 हितग्राहियों को 290 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित की जाएगी। कुल मिलाकर के मेन जो सार है इस मिशन का क्या है कि हितग्राहियों को अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत राशि वितरित की जा रही है और नगर निकायों से रिलेटेड जो भी विकास योजनाएं हैं उसके बारे में जनता को जानकारी देना। ठीक है, ये इस मिशन नगरोदय का मेन उद्देश्य है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में बालिकाओं के अपहरण और व्यपहरण के प्रकरणों को रोकथाम के अध्ययन एवं सुझाव के लिए पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा और किसके मध्य MOU हस्ताक्षरित हुआ है? MOU जो है वो होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब एक ऐसा समझौता जिसके अंतर्गत कुछ मतलब समझौता किया जाता है कि हम ऐसा ऐसा काम करेंगे और उसके बाद आपको चीजें बताएंगे। ठीक है, तो सहभागिता के साथ कुछ भी काम, कोई रिसर्च हुई, कोई अध्ययन हुआ, उस तरीके से MOU साइन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका जो MOU साइन हो रहा है वो हो रहा है आपका अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। ठीक है, कहां पर हो रहा है? आपका अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये संस्थान जो है वो आपका कहां पर स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बारे में कि इस MOU के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, जो आपका ये MOU है इसमें प्रदेश की बालिकाओं के अपहरण और व्यपहरण के प्रकरणों के रोकथाम के लिए अध्ययन
और सुझाव जो है वो पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा और स्कूल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के मध्य एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, अब इस एमओयू में होना क्या वाला है, देखिए इस एमओयू के बारे में बात करें उससे पहले आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर पुलिस से रिलेटेड बात आई है तो हमारे जो पुलिस महानिदेशक हैं वो कौन है, तो वो हैं हमारे विवेक जौहरी। नाम याद रखेंगे। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिक डेटा भी बताते जाऊंगा तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए। ये जो है वो आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत, या आपका सिंपल आप एमपी के अंदर भी जाएंगे तो उसमें भी आ जाएगा, पुलिस के अंदर जाएंगे तो उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप नाम याद रखिए। पुलिस महानिदेशक कौन है अभी प्रेजेंट में, विवेक जौहरी। ठीक है, अब बात की जाए पहले पुलिस महानिदेशक की, तो पहला पुलिस महानिदेशक कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन हैं। अब इसमें बात करेंगे हम एमओयू के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के द्वारा महिलाओं एवं बच्चियों के गुम, अपहरण एवं व्यपहरण के कारणों, बालिकाओं के सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश का अध्ययन किया जाएगा। क्या क्या किया जाएगा, महिलाओं का और बच्चियों के गुम होना, उनका अपहरण होना, उनका व्यपहरण होना और बालिकाओं के सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें इन अध्ययन के आधार पर जो अध्ययन किए जा रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए विभिन्न सुझाव दिए जाएंगे। मौजूदा कानून व्यवस्था में संशोधन, संबंधित विभागों की सहभागिता से जुड़े पहलुओं और पुलिस प्रक्रिया में सकारात्मक सुझाव प्रस्तावित किए जाएंगे। पहले तो अध्ययन किया जाएगा महिलाओं और बच्चियों के गुम होने, उनके अपहरण होने या बालिकाओं की सामाजिक और आर्थिक परिवेश कैसा है, मतलब उनको समाज में किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, आर्थिक परिवेश, आर्थिक उनका योगदान कितना है, आर्थिक एक्टिविटी में वो कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं, इनके बारे में अध्ययन होगा। और उसके बाद उन मतलब महिलाओं से रिलेटेड अपराधों को कैसे रोका जाए और मौजूदा कानून व्यवस्था में क्या क्या संशोधन की जरूरत होती है, विभागों में क्या क्या मतलब नई एक्टिविटीज करने की जरूरत है, इन सब चीजों के बारे में जो है वो सकारात्मक सुझाव प्रस्तावित किए जाएंगे। पॉइंट क्लियर है यहां तक? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सहयोगी संस्था रिपब्लिक ऑफ विमेन संस्था ने मानवीय कार्य करने वाली दुनिया की टॉप 1000 महिलाओं की सूची में मध्य प्रदेश से किसका चयन किया गया है। तो देखिए यहां पर मध्य प्रदेश से जो है वो आपकी 2 महिलाओं का चयन इस सूची में किया गया है। एक है मोनिका पुरोहित और दूसरी है विनी अग्रवाल। तो इसका सही आंसर होगा आपका मोनिका पुरोहित एंड विनी अग्रवाल, दोनों ही राइट आंसर हैं। अब बात की जाए तो देखिए यहाँ पर आपका ये हैं आपकी मोनिका पुरोहित और ये हैं आपकी विनी अग्रवाल। विनी अग्रवाल जो हैं ये आरजे हैं, रेडियो जॉकी हैं, ठीक है, माय एफएम में। और मोनिका पुरोहित जो हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये जो है वो एक मतलब मूक बाधित जो बच्चे होते हैं उनको ये शिक्षा देने का काम करती हैं साइन लैंग्वेज के जरिए, ठीक है। और इसमें बात की जाए आपकी जो इस सूची में पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पे हैं आपकी जो मैंने पहला ऑप्शन रखा है पार्वती जहांगीर सुथार। ये हैं आपकी राजस्थान प्रदेश से। तो देखिए पहला स्थान प्राप्त किया है पार्वती जहांगीर सुथार ने, ठीक है, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सद्भावना दूत हैं। ये जोधपुर राजस्थान से हैं। इसके बाद आपका आता है मोनिका पुरोहित, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और तीसरे नंबर पे हैं आपकी आरजे विनी अग्रवाल, ये कार्यकर्ता हैं और ये मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाने और मतलब ब्लॉग पे लिखने का काम करती हैं। ये भी इंदौर से हैं। इन्होंने मोटिवेशनल स्टोरीज के जरिए कई महिलाओं को मोटिवेट किया है, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर रहेगा, आप ये दोनों नाम याद रखेंगे, मोनिका पुरोहित एंड विनी अग्रवाल। पॉइंट क्लियर। हालांकि एमपीपीएससी के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन अदर एग्जाम कांस्टेबल या पटवारी वगैरह में ये इस तरीके के एग्जाम को क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखेंगे, मोनिका पुरोहित जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैंने अभी आपको बताया मूक बधिर बच्चों को ये पढ़ाने और मतलब विभिन्न चीज़ें सिखाने का काम करती हैं। दूसरी है विनी अग्रवाल, ये एक आरजे हैं और दोनों ही इंदौर शहर से हैं। अब इनकी रैंक की बात करें तो इनकी जो मोनिका पुरोहित हैं इनकी रैंक है 3rd और जो विनी अग्रवाल हैं इनकी रैंक है 5th। ठीक है, और ये हैं आपकी 1st रैंक पे। पॉइंट क्लियर है? चलिए इसके बाद बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नृत्य संगीत एवं नाट्य समारोह अनुगूंज 2021 का शुभारंभ किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका जो नृत्य संगीत एवं नाट्य समारोह अनुगूंज जो है इसका शुभारंभ जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपका स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। पॉइंट क्लियर है? तो याद रखेंगे किस विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है? अनुगूंज 2021 की। अनुगूंज 2021 की शुरुआत हो रही है आपकी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब बात करें यहां पर तो इसका जो मेन काम है अनुगूंज 2021 12 से 13 मार्च को ये मतलब 2 दिन का कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जाएगी। और कहां पर की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं अभी। तो ये इसकी शुरुआत हो रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक है, 12 मार्च को इसकी शुरुआत होगी। कहां पर? आपका शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय। ठीक है, वहां ये भोपाल में आपका स्थित है, भोपाल से इसकी शुरुआत होगी। और है क्या ये? तो ये कल्चरल एक्टिविटी है अनुगूंज स्कूल लेवल पे नृत्य संगीत और नाट्य समारोह जो मतलब स्कूल। देखिए एक तो होता है आपका एजुकेशनल करिकुलम, तो वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है बच्चों के लिए, लेकिन साथ में अपने देश की संस्कृति, विभिन्न डांस फॉर्म, संगीत, नाट्य, इन सब चीजों की भी जानकारी बच्चों में होना चाहिए अपने देश की संस्कृति के बारे में। उसी के तहत बच्चों में इस चीज की अवेयरनेस के लिए अनुगूंज 2021 नाम से एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। पॉइंट क्लियर है? और ये जो आपका आयोजन है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर ही इसका आयोजन 12 और 13 मार्च को किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है? इसके बाद बात करें तो आपका अनुगूंज समारोह जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग का एक रचनात्मक प्रयास है जो विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ साथ उनके रचनात्मक और सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? चलिए इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अभियान की शुरुआत कहां से की जाएगी? अभी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था आजादी का अमृत महोत्सव किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो हमारा आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं तो उसी के उपलक्ष्य में 75वीं वर्षगांठ से 75 माह पहले जो 75 सप्ताह पहले एक मतलब आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की जा रही है जिसके तहत विभिन्न जगहों पर जो है आज़ादी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, जो हमारे पुराने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके बारे में उनकी जीवनी बताई जाएगी और भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी। तो इसकी जो शुरुआत की जा रही है वो की जा रही है आपका भोपाल। कहाँ से हो रही है? भोपाल जिले से। भोपाल के शौर्य स्मारक से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च को की जाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? बात करें तो आजादी का अमृत महोत्सव किसके द्वारा शुरुआत? अब देखिए आजादी का अमृत महोत्सव जो है ना मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जा रही है। ठीक है, ये इसको आप मतलब इस महोत्सव की शुरुआत मत मानिए। अब मध्य प्रदेश में भोपाल के शौर्य स्मारक से शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है 12 मार्च से। ये 12 मार्च से ये पूरा नेशनल लेवल पे मतलब पूरे इंडिया लेवल पे इसकी शुरुआत की जा रही है। किस
उपलक्ष्य में तो ये 75 साल जो है आज़ादी के, उसके उपलक्ष्य में ये एक महोत्सव मनाया जाएगा। 75 सप्ताह का ये महोत्सव होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग की बात करें तो देखिए, आपका जो शिव शेखर शुक्ला जो है, जो कि प्रमुख सचिव हैं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के विभाग के, तो उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश के पूरे जो 52 जिले हैं, तो 52 जिलों के जिला मुख्यालयों में आजादी के संघर्ष से जुड़े विभिन्न जन नायकों एवं आंदोलन से संबंधित स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। साथ ही आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्टैटिक डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कुछ नाम उन्होंने बताए हैं, तो आपको ये सारे नाम जो है ना बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में पूछे ही जाएंगे ये फला आदमी कहाँ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखिए, आपका भावरा जिला अलीराजपुर, भावरा गांव है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि चंद्रशेखर आजाद की अभी जो जयंती निकली थी, उसमें मैंने बताया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, तो अलीराजपुर के भावरा जिले में। तो चंद्रशेखर आपके रिलेट हुए अलीराजपुर जिले से। उसके बाद ओरछा, जो कि आपका निवाड़ी जिले में आता है। पहले ये टीकमगढ़ में था, लेकिन निवाड़ी जिला गठित होने के बाद अब ओरछा जो है वो निवाड़ी जिले में चला गया है, तो वहां तात्या टोपे। ठीक है, उसके बाद तामिया जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत खाजा नायक। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नए नए नाम आएंगे जो आपने नहीं सुने होंगे, तो इनको नोट डाउन करते चलिए। खाजा नायक। फिर उसके बाद आपके जबलपुर जिले, बारा के जबलपुर जिले से रानी दुर्गावती। इसके बाद देवरी जिला सागर, इससे संग्राम शाह। ठीक है, इसके बाद मदनपुर जिला शिवपुरी, ढिल्लन शाह। सब नोट डाउन करते चलिए। टुरिया जिला सिवनी, महिलाओं को फांसी दी गई थी यहाँ पर। ठीक है, सिवनी जिले में, टुरिया, सिवनी जिले के टुरिया में। इसके बाद विजय राघवगढ़ जिला कटनी से राजा सरयू प्रताप। इसके बाद बालपुर जिला डिंडोरी से रानी अवंतीबाई। उसके बाद डगडोआ जिला उमरिया से बिरसा मुंडा। और मुंगावली जिला अशोकनगर। देखिए, मुंगावली एक चीज के लिए और भी फेमस है, वो क्या है आपका, कि मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल कहां बनाई गई थी, मुंगावली में। ठीक है, अशोकनगर जिले के अंदर। तो अशोकनगर से आपके आ गए मुंगावली, अशोकनगर से गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद अमझेरा, जो कि धार जिले में आता है, तो यहां से आपके आ गए राणा बख्तावर सिंह। ठीक है, आप ये नाम बिल्कुल एक लिस्ट बना लीजिए, कौन से प्लेस से और कौन से जिले से रिलेटेड है। स्वतंत्रता संग्राम 1987, ठीक है, उससे रिलेटेड या आजादी की लड़ाई से रिलेटेड कुल मिलाकर। ठीक है, तो आप ये लिस्ट बना लीजिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद आगे की बात करेंगे, तो आपका जो ये आजादी का अमृत महोत्सव जो है, ये 75वीं वर्षगांठ जो मनाई जाएगी आजादी की, उस वर्ष को समारोह पूर्वक मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव जो है, इस अभियान की देशव्यापी शुरुआत जो है वो 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से की जा रही है। अब यहां पर आप पॉइंट याद रखेंगे। देखिए, आपसे एमपी का तो पूछ ही सकते हैं कि शौर्य स्मारक भोपाल से शुरू हो रही है, लेकिन अगर नेशन वाइज आपके पूछा जाए कि नेशन वाइड कहां से शुरुआत हो रही है, तो 12 मार्च 2021 को 75 सप्ताह पहले, किससे, 75वीं वर्षगांठ जो है आजादी की, उससे 75 सप्ताह पहले आपका साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की जाएगी। और मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शौर्य स्मारक भोपाल से इसकी शुरुआत की जाएगी। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर देखिए, आप 12 मार्च 2021 ही क्यों चुनी गई डेट, तो इसके पीछे हिस्टोरिक रीजन है कि 12 मार्च से ही आपका जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने किसकी शुरुआत की थी, गांधी जी ने शुरुआत की थी दांडी मार्च की। किसकी शुरुआत की थी, आपके दांडी मार्च की, जो कि रिलेटेड था किससे, नमक कानून से।
तो इन्होंने क्या किया था, 12 मार्च को ये निकले थे साबरमती आश्रम से। कहां से निकले थे ये, साबरमती आश्रम से ये निकले थे, और इन्होंने 6 अप्रैल को नमक बनाकर, ये निकले कब, कितने लोगों के साथ थे, 78 लोगों के साथ ये निकले थे, और इन्होंने दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, जो कि अंग्रेजों द्वारा नमक कर लगाया जाता था, उस चीज का उन्होंने खंडन किया था नमक बना करके। ठीक है, तो इतना स्ट्रेटेजी के थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है कंटेंट, अगर आप और कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।